Good morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 11, Indian Judiciary Part 1. See, in last civics chapters we have learned about the government, right? The organs of government. We have learned about the framing of constitution. So in short, we can say that the frame of an India, or we can say any judicial system or any government is run in three parts. It is divided into three parts, right? That is, one is legislature, other is executive, and third is judiciary. Okay, so we have already done the legislature, that is law, जो constitution कैसे बना उसके laws क्या है. Secondly, executives, we have learned about the government, president, right? Then chief ministers and all such, prime ministers and all such, they are called the executives. And the third topic is judiciary. So in this chapter we are going to learn about Indian judiciary. Okay, so Indian judiciary, we can say it is the independent, right? It is an independent part of the system, we can say, right? Legislature and organs of government, or we can say executives, these are interrelated somewhere, but judiciary is completely independent. Nobody can able to misuse it in name of we can say executives or anything, right? कि जुडिशरी को कभी भी कोई मिसयूज नहीं कर सकता. आप चाहे रीच हो, आप चाहे पुअर हो, आप चाहे कोई मिनिस्टर हो, कोई पुलिस हो, whosoever, in the eye of judiciary, right, or justice, you are equal. Whosoever you are, आपने गलती की है, आपने crime किया है, you have to punishable. Whosoever. So we can say that judiciary gives equality to everybody, and in the eye of judiciary, each and everyone is equal. Okay, so let's read out the introduction and try to understand it. We have established a uniform judiciary, and in it, at the topmost level, there is a Supreme Court. हमारे पास एक यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम है, एक समान जुडिशरी सिस्टम है, जिसकी शुरुआत होती है फर्स्ट लेवल से. तो उसका टॉप लेवल ऑफ जुडिशरी सिस्टम में सबसे पहला नंबर कौन आता है? तो इट कम्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं. उसके बाद मिडिल में, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद सेकंड या मिडिल आता है, मिडिल लेवल में आता है हाई कोर्ट्स, राइट, एंड देयर जुरिस्डिक्शन. फिर थर्ड लेवल पे आता है, यानी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट, थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है. तालुका कोर्ट्स तालुका लेवल पे, ठीक है. एंड लास्टली कम्स द लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है. सो इन दिस सिस्टम, इन दिस मैनर वी हैव डिवाइडेड अवर जुडिशरी, वी कैन से. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू रन अ स्कूल, alone a principal cannot run a school, right? It requires supervisors, it requires teachers, subject teachers and all, right? तो in that manner एक अकेली जुडिशरी एक जगह पे बैठ के पूरे इंडिया को, करोड़ों लोगों को, इतनी सारी पॉपुलेशंस को जस्टिस एक साथ अकेले कैसे देगी, राइट? ये बहुत मैशअप हो जाएगा, टाइम टू टाइम जस्टिस प्रोवाइड नहीं होगा. इसलिए हमने इसे एरिया वाइज, कंस्टिट्यूएंसी वाइज क्या कर लिया है? डिवाइड कर लिया है. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि वो किसी स्टेट का, किसी स्टेट के साथ कोई झगड़ा हो गया, स्टेट और स्टेट्स के बीच में कोई इश्यू चल रहा है, या ऐसा कोई बड़ा सा मुद्दा जो दूसरी कोर्ट सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, वो सुप्रीम कोर्ट संभालती है. हाई कोर्ट, एवरी स्टेट्स हैव हाई कोर्ट, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आज जो बड़ी बड़ी पहले जो स्टेट्स एक साथ थे, आज जो अलग हो चुके हैं, वहां एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, इट्स फाइन. बट हर एक, जैसे गुजरात स्टेट हैज गुजरात हाई कोर्ट, इन दैट मैनर. ओके, नेक्स्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट्स एंड एवरी तालुकास हैव वन कोर्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या तालुका कोर्ट्स कहते हैं. और एरिया वाइज कोर्ट्स आर ऑल्सो देयर, राइट, जिसे हम ट्रायल कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स देखते हैं. Apart from these, there are trial courts and tribunals which are established to cater to various objectives. इसके अलावा ट्रायल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स भी है जो स्पेशल चीजों के लिए बनी है, या एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स को
फुलफिल करने के लिए ये कोर्ट्स बनाई जाती है. जैसे वाटर रिलेटेड कोई मैटर है तो उसकी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होती है अलग से, इन दैट मैनर. So you can see a triangle here. अब इस ट्राइंगल में हमने कितने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया हमारी इंडियन जुडिशरी को. फर्स्ट कम सुप्रीम कोर्ट, सेकंड चीफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स जिसको हम कह सकते हैं हाई कोर्ट्स. थर्ड कम्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट्स, ठीक है, जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. फोर्थ इज द ट्रायल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट जो एवरी सिटीज में होते हैं, ओके, एट अ वेरी स्मॉल लेवल. A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizens and to solve any incongruity between the center and the state or between one state and the other state regarding the division of workload. So पहली बात तो हमारा जो जुडिशरी है वो न्यूट्रल है, वो हर एक के लिए इक्वल है, इम्पार्शियल है, कोई भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता है, राइट जिसकी जरूरत हमारे फेडरल सिस्टम में है. फेडरल सिस्टम में फिर से बता दो, फेडरल सिस्टम यानी डिवीजन करना किसी सिस्टम को, वो सिर्फ वर्कलोड ठीक से हो सके, डिवाइड हो सके, काम ठीक से हो सके, सिस्टमैटिक मैनर में काम हो, इसलिए सिस्टम को डिवाइड किया जाता है. ओके जैसे मैंने कहा कि हमारा जो ये जुडिशियरी सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन तरीके से डिवाइड किया गया है. हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा तो उसमें भी हमने बहुत सारे, जैसे लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है एट अ सेंट्रल लेवल, तो वो कहते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है. सो फेडरल सिस्टम इसीलिए हम लाते हैं सो दैट के एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मैनर में कोई भी इंस्टीट्यूशन काम कर सके, ठीक है. सो फेडरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए कि इंडियन सिटीजन्स के राइट्स उन्हें मिले, उनके जो भी इश्यूज है, जो भी इनकॉन्ग्रुइटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके. अब वो प्रॉब्लम चाहे सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में हो, वो चाहे सेंट्रल किसी एक स्टेट और दूसरे स्टेट्स के बीच में हो, या जो भी तरह का इश्यूज हो, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये इम्पार्शियल और न्यूट्रल जुडिशरी दी है. So judiciary is an important organ as to interpret constitutionality of any provision of any law so that the supremacy of the constitution prevails. Judiciary बहुत ही important organ है जो constitutionality को interpret करता है. Constitutions को संभाल के रखने का काम हमारी judiciary का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लॉ पास किए गए हैं उसी लॉ को फॉलो करना, ये फॉलो करवाने का काम करता है हमारा जुडिशरी, ठीक है. तो इसकी पूरी सुप्रीमेसी इसके पास है, जुडिशरी के पास है, पूरा पावर इसके पास है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करता है. इन ऑर्डर दैट द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव डू नॉट वायलेट एनी of the constitutional limitations, we requires in a country independent, firm, impartial and fearless judiciary which is the foundation of democracy. अब legislature या executive जो मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो ये जो 2 पार्ट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों किसी भी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस को ना लादे या राइट या उसके अगेंस्ट ना जाए या ऐसा कुछ भी गलत काम ना करे. इसीलिए हमारे पास एक ऐसी जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो फर्म है, जो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेती है, ना ही किसी के दबाव में आके, ना ही किसी के फोर्स में आके, जो इम्पार्शियल है, जो बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करती, और फियरलेस है, जिसे किसी भी बात का डर नहीं है. ऐसा एक फाउंडेशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है और वो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है हमारी जुडिशरी. The objective of the Constitution is to see that in the judiciary process there is no flow or delay and the citizens get quick, cheap and equal justice. तो एक हमारी Constitution का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जुडिशरी की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिले हुए बिना हर एक सिटीजन को अपना न्याय मिले, वो भी बहुत सस्ते में, इसके लिए उन्हें इतना खर्चा ना करना पड़ जाए और इक्वल जस्टिस मिले. ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एक्चुअली हम देखें प्रैक्टिकली जो होता नहीं है. क्विक जस्टिस भी नहीं मिलता है, इट्स नॉट एट ऑल चीप, एज वेल एज इक्वल जस्टिस भी कैन से ये दिया जाता है. ओके, सो नाउ इन दिस
पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, हम सिर्फ द टॉप मोस्ट कोर्ट, द अपेक्स कोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. सुप्रीम कोर्ट is at the apex of the Indian judiciary. apex यानी टॉप लेवल पे है. ठीक है, इसलिए इसको अपेक्स कोर्ट कहते हैं कि सबसे ऊपरी लेवल पे. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये कहाँ है? ये दिल्ली में सिचुएटेड है. हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है. ठीक है, all the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of Supreme Court. जितनी भी बाकी की कोर्ट्स है, चाहे वो सिविल कोर्ट है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट्स है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर काम करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसके अंडर में वो काम करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस. सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और इसके अलावा 28 एडिशनल जजेस होते हैं जो किसी भी केस पर एक साथ बैठ के सुनते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वोटिंग करते हैं एंड देन आफ्टर वो अपना वी कैन से डिसीजन पास करते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उसे कौन अपॉइंट करता है? तो उसे अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट. ठीक है, जिसके बारे में हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में ऑलरेडी पढ़ लिया है. The number of judges in the Supreme Court is decided by the Parliament, but if the President feels that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. Usually क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस प्रोवाइड किए जाएंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, बट कभी कभार अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, जजेस कम पड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ एडिशनल अडॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं. अडॉक जजेस का मतलब है ये हाई कोर्ट से या यहाँ ऐसे किसी कोर्ट से या बहुत एक्सपीरियंस्ड जजेस को यहाँ पे लाया जाएगा. राइट, ये कुछ वक्त के लिए यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, वो जहां तक उनका वर्कलोड कम नहीं हो जाता तब तक वहां वो अपॉइंटेड रहता है, इसलिए इसे अडॉक जजेस कहा जाता है. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में दिया है. द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उन्हें किस बेस पर अपॉइंट किया जाता है? उन्हें अपॉइंट किया जाता है सीनियरिटी के बेस पर, कि वो कितने सीनियर है, उनका एक्सपीरियंस लेवल कितना है. हम ये आगे क्वालिफिकेशंस में पढ़ेंगे कि जजेस बनने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, उसके बेस पे यहाँ उन्हें अपॉइंट किया जाता है. एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द अदर जजेस आर अपॉइंटेड इन द कंसल्टेशन with the chief justice as well as other senior judges. चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी जितने भी हमने 28 एडिशनल जजेस देखे, वो चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन से और दूसरे सीनियर जजेस को कंसल्ट करने के बाद इन्हें अपॉइंट किया जाता है. नाउ लेट्स सी द क्वालिफिकेशंस. A person who is appointed as judge of the Supreme Court should be, अगर कोई भी पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए. क्या है? पहला तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. हम किसी भी बाहर के सिटीजन को, राइट, फॉरेन सिटीजन को या बाहर के देश के किसी भी बंदे को यहाँ पे जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, उसे हम अपना जज नहीं बना सकते. तो पहली रिक्वायरमेंट है कि ही शुड बी इंडियन. ओके, ही और शी whosoever should have provided a service at least 5 years as a judge in any one of the high court of India. अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट, राइट, का जज होना चाहिए फॉर 5 years. 5 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट का जज होगा तो उसके चांसेस है कि वो अपॉइंट हो सकता है एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह. ठीक है, या फिर अगर ये नहीं है तो तीसरी क्वालिफिकेशन ये है कि शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. अगर वो 5 साल के लिए जज नहीं है तो अगर वो 10 साल के लिए, एटलीस्ट 10 years के लिए भी वो हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट रह चुका है, ये उतना एक्सपीरियंस है उसके पास, तो भी उसकी चांस है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है.
ठीक है, या फिर शुड बी डिसइंटिग्यूस्ड जज और अ फेमस जूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसे कोई भी, जैसे एक बहुत फेमस जज है, कोई एडवोकेट नया नया आया है, अभी 3-4 साल ही हुए हैं उसकी प्रैक्टिस को, बट बहुत फेमस हो गया है, वो बहुत फेमस है अपने काम के लिए, तो प्रेसिडेंट कभी कभार रिकमेंड करते हैं ऐसे जज को, ठीक है, ऐसे पर्सन को टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसकी एज, दैट इज दिस इज कंपल्सरी वन, फिफ्थ पॉइंट, उसकी एज 65 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी मोर, अरे सॉरी, उसकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सो सॉरी, ठीक है। तो उसकी एज की रिटायरमेंट, तो वी कैन से कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट होती है एट द एज ऑफ 65, ठीक है, दिस इज द रिटायरमेंट एज, तो 65 के ऊपर के तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इट रिक्वायर द एज बिलो 65, दैट इज नॉट मोर देन 65, so the retirement age is 65 for the judge of supreme court, okay। अब टाइम पीरियड देखो कि कोई भी जज को अपॉइंट किया जाता है तो कितने वक्त के लिए उसे अपॉइंट किया जाएगा। एक तो हमने देखा कि उसका रिटायरमेंट एज 65 है। दूसरा, however the change in the age of retirement can be made by the parliament through framing a law। बहुत बार रिटायरमेंट एज जो है उसमें पार्लियामेंट कोई लॉ फ्रेम करके चेंज ला सकती है, ठीक है, वो 65 का 67 भी हो सकता है, 65 का 62 भी किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट। They cannot carry the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their service in committees appointed to investigate uncommon situations or events। अब आफ्टर रिटायरमेंट ये किसी भी लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी इंडियन कोर्ट्स में, क्योंकि यू जस्ट इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि एक स्कूल का प्रिंसिपल आज 15-20 साल से कंटिन्यूअस एज अ प्रिंसिपल रहा है, राइट, अब उसकी रिटायरमेंट हो गई तो वो क्या स्कूल के एज अ मतलब एज अ टीचर वो पढ़ाएगा तो उसकी रेपुटेशन कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो फिर हाई कोर्ट में जाके केस लड़ेगा तो वो कैसा लगेगा। तो इसीलिए ये अलाउ नहीं है कि वो एक बार रिटायरमेंट ले लेते उसके बाद वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट वो बहुत सारी दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कमिटीज अपॉइंट की गई हो कि कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, या ऐसे कोई अनकॉमन सिचुएशंस या इवेंट्स आ जाए तो उनकी राय ली जा सकती है, उनकी एडवाइस ली जा सकती है, क्योंकि ही इज अ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। If incapable to carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances, they can resign willingly from their posts by tendering written resignations to the president। अगर किसी वजह से एक जज सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है, राइट, अब कोई पर्सनल इश्यू की वजह से या कोई भी इश्यू की वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिफोर इज रिटायरमेंट, ठीक है, कि चलो अभी वो उसकी एज 50 या 55 का एज का एक जज है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, कोई भी उसके इश्यू ले लो, अब तो वो कैसे यहां से निकलेगा, तो वो अपनी मर्जी से उसे एक रिटर्न रेजिग्नेशन देना है प्रेसिडेंट को, तो वो वहां से जा सकता है। बट द जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी इन इनकैपेबिलिटी, मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी। इसके अलावा किसी भी जज को निकाला जा सकता है, यस, वो कब किया जा सकता है, जब वो अपने पोस्ट या पावर का गलत इस्तेमाल करें, वो गिल्टी हो, राइट, या वो इनकैपेबल हो, उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, मिसकंडक्ट यानी कि उसका बिहेवियर या उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया हो या ऐसा कुछ, ठीक है, या वो इनएफिशिएंट है, वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसे निकाला जा सकता है। दिस रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कैरिड आउट थ्रू इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट। ये किस बेस पे निकाला जाएगा, ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसके बेस पे उसे निकाला जाएगा, और वो जो लॉ है दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग की जाएगी कि इस जज को निकालना है या नहीं निकालना, तो जितने मैक्सिमम वोट्स आएंगे उसके बेस पर डिसीजन होगा।
The procedure for it is as follow. अब ये procedure दिखा रहे हैं कैसे, देखो. Every house of parliament has to submit a memorandum having majority support to the president. जैसे मैंने कहा every house यानी there are two houses, राज्यसभा एंड लोकसभा. दोनों ही houses में एक voting होगा और उसमें मैक्सिमम सपोर्ट किस चीज को जाता है कि उसे रखना है इसके लिए या उसे निकालना है इसके लिए. ये सपोर्ट जितने भी मेंबर्स का होगा, हाँ या ना, वो प्रेसिडेंट के पास दिया जाएगा. उसमें से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एटलीस्ट 2/3. टोटल मेंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है तो एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो उस वोटिंग के वक्त प्रेजेंट हो. गेटिंग, ये हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था, राइट, कि 2/3 मेंबर्स कैसे होते हैं. यानी अगर सपोज 300 अगर मेंबर्स है लोकसभा में, व्हाटएवर मेंबर्स मैं जो सपोज कर बोल रही हूँ, तो उसमें से एटलीस्ट कितने 55, 60, 70 जितने प्रेजेंट होने चाहिए, इन दैट मैनर. ओके, इट्स जस्ट अ सपोजिशन. Based on the presentation by the order of the president, the judge can be removed from his post. तो जो presentation उसके पास आया और अगर उसमें maximum votes हाँ में आए हैं कि उसे remove करना है, तो फिर president उस judge को remove करेंगे. The parliament monitors the presentation of the memorandum regarding to the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as the conducting of the proof for the same. तो सिर्फ इतना नहीं, बट पार्लियामेंट ये मॉनिटर करेगी, ये नजर रखेगी एक तो उसके प्रेजेंटेशन पर, जो मेमोरेंडम आया है उनके पास कि उनका मिसबिहेवियर है जज का या जो भी गलतियां है, एक उसकी एक डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट के पास आया उस पर ध्यान देगी. प्लस उस चीज पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये जो भी उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स आया है, ये प्रूफ जो उसके पास आया वो सही है गलत है, उसके बेस पे आगे डिसीजंस होंगे. The concerned judge is given the opportunity to present his narration in his self-defense in the parliament. और जो भी जज का ये मतलब ये सोचा जा रहा है कि इसको निकालना है कि नहीं निकालना, उसे भी एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने बचाव में, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कहे. अगर उसे लगता है कि हाँ वो भी इनकैपेबल है या उसने कोई क्राइम किया है या वो किसी वजह से गिल्टी है, तो उसे निकाला जाएगा, बट खुद के बचाव के लिए एक मौका दिया जाता है. The President of India administers the oath of secrecy and loyalty towards the Constitution. हम कोई भी पोस्ट पे जब कोई मिनिस्टर आते हैं या यहाँ तक कि कोई जज को भी कोई ये एज अ पोस्ट ऑफ जज दी जाती है, तो एक ओथ दी जाती है, कसम दिलवाई जाती है. और वो कसम जजेस की कौन दिलवाता है? दैट इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के सामने जज को एक ओथ लेनी है कि वो हमेशा अपनी सेक्रेसी और लॉयल्टी बनाए रखेंगे. So to the judge who are appointed in the Supreme Court, before taking the charge of their post, the judges are required to take the oath in oral as well as sign the pledge. तो कोई भी चार्ज लेने, अपने डेजिग्नेशन या पोस्ट पे आने से पहले उन्हें पहले ये ओथ लेनी है, ओरल भी लेनी है और रिटर्न में प्लेज भी, मतलब उस प्लेज पे सिग्नेचर करना है जो उन्होंने ओथ ओरल में कही है. उसके बाद ही वो अपना चार्ज ले सकता है, यानी अपनी पोस्ट पे आ सकता है. The power and jurisdictions of the Supreme Court देखो. The Supreme Court of India possesses more powers and has vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. So Supreme Court हमारी जो इंडिया की है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और एक बड़ा सा वास्ट जुरिस्डिक्शन सिस्टम है जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है. This jurisdiction can be divided into original jurisdiction, applied jurisdiction and advisory jurisdiction. ये jurisdiction को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल, applied and advisory. फर्स्ट देखते हैं ओरिजिनल jurisdiction क्या है. When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction. इसका मतलब मैं सिंपल बोलूं कि केस है, लेट्स टेक कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कोई इश्यू चल रहा है, व्हाटएवर मैटर, ठीक है. अब वो हाई कोर्ट के पास तो जा नहीं सकते, हाई कोर्ट के पास कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के पास या गुजरात के? सो नॉट पॉसिबल. जब 2 स्टेट का मसला हो तो वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाता है. तो ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने केस की हियरिंग सुनी, उसके बेस पर उन्होंने डिसीजन पास किया, तो ऐसे केस को हम कहेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, यानी ये केस कहीं और किसी और कोर्ट में जा ही नहीं सकता, ये केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही है. ठीक है,
सो इसीलिए इसको कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द केस व्हिच नो अदर कोर्ट्स हैज। ठीक है, ये यहाँ के डिसीजंस लेने का भी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास भी ये पावर नहीं है। Under the jurisdiction, the following parties should be involved whose conflicts are resolved by the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट कौन से लेवल के कोर्ट्स लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया वैसे दूसरे देखते हैं। जैसे इट हैज द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, अब लेट्स टेक सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी कौन चला रहा है, बीजेपी। बीजेपी के साथ अगर किसी एक स्टेट्स का या एक से ज्यादा स्टेट्स का कोई इश्यू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, तो ऐसे केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरा, इट हैज द पावर ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड वन और मोर स्टेट्स और द अदर साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स। जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जब ये सब कुछ हुआ इलेक्शंस, तब बहुत सारे इश्यूज हुए थे, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस भी गए थे, राइट। तो ऐसे कोई इश्यूज है, जैसे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हुआ, कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट के और किसी एक या दो स्टेट्स के बीच में, या ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के बीच में, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस। इट इज अ कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट्स और क्वारल्स बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट्स। जैसे मैंने कहा, एक स्टेट और दूसरे स्टेट्स के बीच में कोई इशू है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र या कोई भी स्टेट्स के बीच में कोई इशू होता है, तो भी वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। तो ऐसे जो भी हमने 3 केसेस पढ़े, वो सारे केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। ये किसी भी हाई कोर्ट या और किसी भी कोर्ट में ये केसेस नहीं जा सकते, इसलिए इसको कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। Fourth है, the Supreme Court has the right to give judgment concerning any set of union government constitutionality. तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी ऐसे मैटर के बारे में जजमेंट दे जहां यूनियन गवर्नमेंट की बात आती है या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात आती है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कोई मैटर है, लॉ बेस्ड कोई मैटर है, राइट, तो वो सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पास करेगी। It has the power to protect and preserve the fundamental rights of the citizens of India. और दूसरा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमने 9th चैप्टर में ही पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी केस हुआ तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी फंडामेंटल राइट में भी हमने हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। दिस आर द टाइप्स ऑफ केसेस। हैबियस कॉर्पस टाइप्स ऑफ केस है कि किसी पुलिस वाले ने किसी को इलीगली अरेस्ट करके रख दिया है, राइट, तो हैबियस कॉर्पस केस जाएगा। तो ऐसे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट in the jurisdiction of Supreme Court to settle disputes related to the distribution of river waters between states. अब मैंने जैसे कहा कि जितने भी केसेस है स्टेट और स्टेट से रिलेटेड, राइट, वो सारे उसमें जाएंगे, बट यहाँ पे भी एक लिमिटेशंस है कि अगर किसी भी तरीके का पानी का मसला है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर है, अब 2 स्टेट के बीच से एक रिवर जा रही है, उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, या एक स्टेट और बहुत सारे स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है पानी को लेकर, राइट, या बहुत सारे स्टेट और एक स्टेट के बीच में, सो डिपेंड्स। तो इसके लिए ये केस कहा जाएगा, एक सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल करके ये कोर्ट है, जहां वाटर से रिलेटेड, रिवर वाटर या ऐसे पानी से जो भी मसले हैं, वो केसेस यहाँ जाएंगे। The judgment of the Supreme Court is final and it cannot be challenged anywhere. जैसे अगर हाई कोर्ट में एक जजमेंट पास किया तो उसको चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपना डिसीजन ले लिया, राइट, उसने अपना जजमेंट पास कर लिया, फिर उसके जजमेंट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फाइनल डिसीजन लिया उसे सबको रिस्पेक्ट करना ही होगा और सबको फॉलो करना है। सेकेंड कम्स एपेलाइट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया, एपेलाइट जुरिस्डिक्शन क्या है? एपेलाइट का मतलब होता है अपील करना। अपील करना यानी कि मैंने भाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या उसमें मैंने अपील किया, एक केस डाला, मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, तो मैं हाई कोर्ट में गई, मैंने हाई कोर्ट में वो केस सू किया, अब वहां भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला, तो अब मैं जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आया?
तो एपेलाइट का मतलब अपील करना, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अपील होती है, 3 तरह की अपील्स होती है, आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। अगर ऐसा हुआ कि किसी स्टेट में लॉ पास हुआ है या जो भी लॉ पास किया है एक स्टेट गवर्नमेंट में वो ठीक नहीं है या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, या एक नया लॉ पास करवाना चाहती है कोई स्टेट, तो वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ऐसा एक केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है। दूसरा है कोई भी केस हो, सिविल केसेस जिसको कहते हैं सिविल केसेस, सिविल केसेस हो तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है या क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट की जा सकती है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सी एनी पर्सन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, order or read given by the high court or any case only if a certificate is issued by the high court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the constitution which has been falsely interpreted or contains an important questions of law and hence the petitioner can appeal in the supreme court for the same। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, राइट, जिसने वो जिसके जजमेंट के खिलाफ हो, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर या रिट्स के खिलाफ हो, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बट हाई कोर्ट से उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट परमिशन देती है कि ये कोर्ट अगर ये बंदा चाहता है कि ये उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, राइट, बट हाई कोर्ट को लगता हो कि भाई ठीक है ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लायक है और हाई कोर्ट उन्हें सर्टिफिकेट इश्यू करती है, राइट, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इफ एनी सच सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय द हाई कोर्ट, अगर किसी भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने नहीं दिया, right, and if the petitioner approaches the supreme court, then in such circumstances if the supreme court finds that any constitutional right is violated then it is accepted the petitioner's appeal। अगर हाई कोर्ट ने चलो के कहा कि भाई नहीं हम ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे, फिर भी पिटिशनर को यानी फिर भी किसी बंदे को वो केस वहां दर्ज करना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। अब वो केस चलो सुप्रीम कोर्ट ने ले भी लिया, बट फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यहाँ कुछ इलीगल हुआ है या अनलॉफुल हुआ है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को तोड़ा जा रहा है, तो फिर वहां कार्यवाही होगी पिटिशनर्स के खिलाफ। But in any of the circumstance, only the petitioner who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court only under the reasons that a false judgment is issued by the High Court or any other court। तो कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जहां पे पिटिशनर एक ही वैसी पार्टी है, राइट, जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी जा चुका है, जिसे ऐसा लगा है कि वहां फॉल्स गलत जजमेंट पास हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, या किसी भी कोर्ट में गलत जजमेंट पास हुआ है तो वो सीधा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट पहली ही सुनवाई में ये डिसाइड करेगी कि इस केस को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना, ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। In case of the civil cases, if the High Court certifies that the case involves important question of interpretations of law and that the case holds general importance and it is necessary that Supreme Court decides, then an appeal can be made in the Supreme Court. Judgment of any civil cases involving a sum of rupees 1 lakh or more can be challenged in the Supreme Court। अब कोई भी ऐसा सिविल केस है, राइट, जहां हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है, जिसको हम एक लॉ बना सकते हैं, और हाई कोर्ट अगर चाहे कि भाई ये डिसीजन हमें नहीं, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को पास करना चाहिए जिससे एक लॉ नया लॉ पास हो, तो वो चाहे तो ऐसे हाई कोर्ट एक सर्टिफाई कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस जाने के लायक है। बट जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस, कोई भी सिविल केसेस का जजमेंट होता है उसका जो खर्च होता है सम ऑफ रुपीज 1 लाख और उससे भी ज्यादा चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इन केस ऑफ द क्रिमिनल केसेस, अगर हम ये सिविल केस की बात थी, अब क्रिमिनल केस की बात करें, इफ एनी लोअर कोर्ट हैज एक्विटेड द क्रिमिनल फ्रॉम अ कैपिटल पनिशमेंट एंड इन दैट केस द हाई कोर्ट हैज गिवन कैपिटल पनिशमेंट टू द क्रिमिनल, देन इन सच सर्कमस्टेंसेस एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। एक क्रिमिनल केस हो और किसी भी लोअर
कोर्ट ने ये किसी क्रिमिनल को सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट दी हो कि आपको फिर सिर्फ इतना जुर्माना भरना है, या किसी हाई कोर्ट ने ऐसे कैपिटल पनिशमेंट दी हो, बट जिसने अपील की है उसे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, उसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, सिर्फ जुर्माना क्यों, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट फिर से वहां रिव्यू करेगा दूसरे कोर्ट्स का। इट कैन ट्रांसफर केसेस दैट are going on in other courts to the Supreme Court. The Parliament can increase the powers of Supreme Court by framing act. तो पार्लियामेंट भी ऐसे बहुत सारे एक्ट फ्रेम करके सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। So this was the today's video. Hope you understood it well, right? It's a very important part to learn about our judiciary of India. So hope you enjoyed. We'll meet in next lecture. Up till bye bye. Take care all of you.